हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। था आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एंड फीचर्स का पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हु इज़ अ कस्टोडियन तक पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एएमसी। एएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एएमसी की फुल फॉर्म होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब असेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बट हमें पता है, जैसे हमने पहले के जो पैराग्राफ था उसमें पढ़ा था कि एएमसी क्या करती है, इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करती है। तो यहाँ पे उसका एक पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है और पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से वो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ द एएमसी इज टू मैनेज इन्वेस्टर्स मनी on a day-to-day basis. Thus, it is imperative that people with the highest integrity are involved with this activity. यानी कि जो रोल ऑफ एएमसी है, यानी कि जो एएमसी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका रोल क्या है? उसका रोल है कि वो डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसे मैनेज करती है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि एएमसी का रोल है इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करना। अब यहाँ पे देखो, मैं पहला पॉइंट दिया है, इसे भी हम रीड आउट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, द एएमसी कैन नॉट डील विद अ सिंगल ब्रोकर बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शंस। यानी कि जो एएमसी है, अब जैसे हमें पता है कि अगर मैं कहूँ कि जैसे एएमसी क्या करती है, पैसे को मैनेज करती है। पैसे को मैनेज कैसे करती है? वो भी किसी ब्रोकर की हेल्प लेती होगी, या फिर उसे अगर क्योंकि वो जैसे हम सब ब्रोकर की हेल्प लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एएमसी नहीं ले सकती। तो ऐसे भी एएमसी भी क्या करती है, वो भी ब्रोकर की हेल्प लेती है अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में। तो जो वो ट्रांजैक्शन कर रही है, अब अगर उसने एक सिंगल ब्रोकर है ना, तो ऐसा नहीं कि सारी डील्स जो है एएमसी वो एक सिंगल ब्रोकर से ही करवाएगी। उसे क्या करना पड़ता है, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो उस पर्टिकुलर ब्रोकर से अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करा सकती है। ऐसा नहीं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी उस सिंगल ब्रोकर से ही करा रही है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एएमसी की जान पहचान वाला कोई ब्रोकर हो। तो ऐसा नहीं, हमें क्या करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिट होती हैं कि आप इतनी ट्रांजैक्शन ही इस ब्रोकर से करवा सकता है। तो ये यहाँ पे इसकी लिमिट्स हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है? सेकंड पॉइंट दिया है, द एएमसी कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर सम अदर म्यूचुअल फंड। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द ओडी लाइज विद द एएमसी। अच्छा, यहाँ देखो, जैसा हमें पता है कि एएमसी क्या है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, ये किसी और म्यूचुअल फंड के लिए एज अ ट्रस्टी काम नहीं कर सकती। यानी कि जैसे ट्रस्टीज ही क्या होता है, जो ट्रस्टीज होता है वो ट्रस्ट चलाते हैं, यानी कि जो ट्रस्ट है वही क्या होता है, हमारा म्यूचुअल फंड होता है। तो उस ट्रस्ट में बिहाफ में काम कौन करता है? ट्रस्टीज करते हैं। तो अब एएमसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और एएमसी अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी है तो वो किसी और म्यूचुअल फंड के लिए एज ए ट्रस्टी काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे क्या दिया है कि अगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग ओडी, यानी कि ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी एएमसी की होती है। तो यहाँ पे कुछ रोल दे रखे हैं एएमसी के। थर्ड रोल हमें दे रखा है एएमसी का, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स एएफएस, national and regional distributors, bank etc. is also done by the AMC. Finally, it is the AMC which is responsible for acts of its employees and services providers. यानी कि जो भी हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, तो यहाँ में दे रखा है कि इन सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपॉइंट करना, नेशनल और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना, बैंक्स को अपॉइंट करने का किसका काम है? ये जो इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करने का काम है वो किसका है? ये एएमसी के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ पे एएमसी क्या करता है? एएमसी ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसके एम्प्लॉयज़ और सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखें तो क्या दिया है, As can be seen, it is AMC that does all the operations। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? एएमसी परफॉर्म करती है। सो ऑल एक्टिविटीज बाय द एएमसी आर डन अंडर द नेम ऑफ द ट्रस्ट दैट इज द म्यूचुअल फंड। भले ही सारी चीज़ें कौन परफॉर्म कर रहा है? एएमसी परफॉर्म कर रहा है, बट जो नाम आएगा ना वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा ट्रस्ट के अंदर। और ट्रस्ट ही क्या होता है? हमारा म्यूचुअल फंड होता है। तो ये बात तो मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ। आगे अगर हम देखें तो देखो क्या दे रखा है, मैं शो करती हूँ आपको, एक मिनट बस। तो यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है ना, एएमसी चार्जेस a fee for providing its services. SEBI has prescribed a limit for this. This fee is borne by the investors as the fee is charged to the scheme. In fact, the fee is charged as a percentage of the scheme's net assets. An important point to note here is that this fee is included in the overall expenses permitted by SEBI. There is maximum limited to the amount that can be चार्ज। अच्छा देखो, यहाँ क्या दिया है कि जो एएमसी है ना
अब ये फ्री में तो काम करती नहीं है, हमें पता ही है क्या करती है, हमसे एक फ़ीस को चार्ज करती है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि एएमसी अगर हमें इतना सब कुछ करके दे रही है, सारी परेशानी खुद ले रही है, सारा हमें पैसा लगाएगी, फिर मैनेज करेगी, फिर हमें रिटर्न भी देगी, तो इसका वो क्या करती है, बदले में हमसे फ़ीस चार्ज करती है। और ये जो फीस है ना, ये एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है जो सेबी क्या करके रखता है, प्रिस्क्राइब करके रखता है कि इतनी ही फीस हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट चार्ज करेंगे, नहीं, एक प्रिस्क्राइब्ड होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो कि मतलब जो नई नई स्कीम्स आती हैं उनसे रिलेटेड भी क्या होता है, जो एएमसी है वो हमसे चार्ज करते हैं कि आपने स्कीम में पैसा लगाया है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है इस स्कीम को लेकर, तो आपको अब हमें क्या करना पड़ेगा, फीस को चार्ज करना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है व्हाट इज़ एन एनएफओ, यानी कि एनएफओ क्या होता है। सो वंस द 3 tier स्ट्रक्चर इज इन द प्लेस, द एएमसी लॉन्चेस न्यू स्कीम under the name of the trust. After getting approval from trustees and SEBIs, the launch of the new scheme is known as New Fund Offer (NFO). We see NFO coming up in market regularly. It is like an invitation to the investors to put their money into the mutual fund scheme by subscribing its units. यहाँ तक पहले समझना। तो देखो क्या दिया है कि हमने 3 tier समझ लिए, स्पॉन्सर, ट्रस्ट, ट्रस्टीज कंपनी और हमारा क्या आ जाता है लास्ट में, एएमसी। तो अभी तो 3 tier खत्म हो गए हैं, मतलब हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो एएमसी है ना, अगर वो कोई नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर रही है मार्केट में, तो इस नई स्कीम, अब ये नई स्कीम किसके अंडर आएगी, या आएगी ट्रस्ट के अंडर में। और अगर क्या हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है ट्रस्टीज़ का और सेबी का, तो ये नई स्कीम मार्केट में लॉन्च हो जाती है। अब जैसे ही ये नई स्कीम लॉन्च होती है मार्केट में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू, देखो यहाँ दे रखा है, इसे हम बोलेंगे न्यू फंड ऑफर, एनएफओ हम इसे ही बोलते हैं। जो नई स्कीम जो हमारी एएमसी लॉन्च करती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। और ये जो एनएफओ है ना, ये एनएफओ ज़्यादातर मार्केट में रेगुलरली बेसिस पे आते ही रहते हैं। और ये क्या है, ये एक इन्विटेशन की तरह है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप आओ, हमने एक नई स्कीम लाए हैं, आप अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में लगाओ और अपने आप को इस यूनिट के लिए सब्सक्राइब करवा लो। आगे दिया है, व्हेन अ स्कीम इज लॉन्च्ड, द डिस्ट्रीब्यूटर्स टॉक टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड कलेक्ट मनी from them by way of checks or demand drafts. Mutual fund cannot accept cash. Mutual fund unit can also be purchased online through a number of intermediaries who offer online purchase redemption facilities. Before investing, it is expected that the investor read the offer document carefully to understand the risk associated with the scheme. यानी कि अब जो आपने स्कीम लॉन्च करी है, आप लोगों को आप स्कीम लॉन्च करी है, तो जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा, जो लोग उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो क्या करेंगे, वो इन वे ऑफ चेक में क्या करेंगे, वो अपना पैसा चेक में दे देंगे। आप कहोगे मैं तो कैश में दूंगा, मेरे घर पे तो बहुत कैश है, नहीं। जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड कैन नॉट एक्सेप्ट कैश। म्यूचुअल फंड जो कैश है, म्यूचुअल फंड कैश एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग चेक में पेमेंट करते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, इंटरमीडियरीज के थ्रू ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, और चाहो तो अपनी यूनिट्स को रिडम्पशन भी कर सकते हो, यानी कि वापस भी दे सकते हो। तो जब भी आप किसी में इन्वेस्ट करो, बिफोर इन्वेस्टिंग, ये एक्सपेक्ट किया जाता है इन्वेस्टर से कि इन्वेस्टर ने जो है इस नई स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में ध्यान से पढ़ लिया होगा और उसे इसके बारे में जो रिस्क है उसके बारे में पता होगा। तो ये हमारा एनएफओ होता है। जो नई स्कीम हम लॉन्च करते हैं मार्केट में, वही क्या होता है, हमारा एनएफओ होता है। आगे अगर हम देखें तो देखो दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, यानी कि जो रजिस्ट्रार है और जो ट्रांसफर एजेंट है, इन दोनों का क्या काम है। सो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTAS perform the important role of maintaining investors record. All the new offer fund NFO form, redemption form go to the RTA office where the information is converted from physical to electronic form. How many unit will investor get, at what price, what is applicable NAV, how much money will get in case of redemption, exit loads, folio number etc. is all taken care by the RTA. यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो RTA का मतलब है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो RTAs हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं, क्या करने में, अपने इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। यानी कि अगर जैसे
कोई नया फंड ऑफर डॉक्यूमेंट आ रहा है, कोई न्यू फंड ऑफर डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई नया फंड ऑफर फॉर्म आया है, या फिर कोई रिडेम्पशन फॉर्म है। जैसे कि अगर किसी को नई जो स्कीम आई है म्यूचुअल फंड की, अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो फॉर्म देगा ना अपना। ऐसे ही अगर कोई स्कीम में से निकलना चाहता है तो वो रिडेम्पशन फॉर्म देगा। तो ये सारे जो फॉर्म आते हैं ना, ये आरटीएस के पास आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन फॉर्म को आरटीए ऑफिस में लेके जाते हैं और क्या करते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में से इन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर क्या चेकआउट करते हैं, ये चेकआउट करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है, अगर उसे हाउ मैनी यूनिट्स विल द इन्वेस्टर गेट, यानी कि अगर वो क्या करता है, अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है, अगर वो अपनी जो उसने स्कीम ली है उसे वो क्या करना चाहता है, रिडेम्प्ट करना चाहता है, वापस छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि इन्वेस्टर्स को कितनी यूनिट मिली थी, है ना, क्या प्राइस पे मिली थी, टोटल एप्लीकेबल नेव क्या था, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे नेव, है ना, कि कितनी यूनिट मिली उसे इस म्यूचुअल फंड की, कितने प्राइस पे मिली, नेव क्या था, है ना। तो ये रिडेम्पशंस के केस में हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आरटीए क्या करता है, हमारी फिजिकल फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और अगर कोई नया फंड ऑफर डॉक्यूमेंट खरीदना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है आरटीए तक। और क्या होता है कि अगर कोई अपने रिडेम्पशन फॉर्म लाता है कि अगर वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से निकलना चाहता है, तो आरटीए क्या करता है, उसकी हेल्प करता है इसमें से निकलने में, कि इन्वेस्टर्स के पास कितनी यूनिट्स थी, तो वो उनसे वापस ले लेगा। इतनी अगर यूनिट्स थी तो आप वापस दे दो, हम आपका पैसा दे देंगे, और उसके बाद आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, आपका इतना ही था बस, है ना। तो ऐसा हमारा आरटीए करता है। आरटीए क्या करता है, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, कि इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कि अगर उन्हें नया न्यू फंड चाहिए तो उन्हें न्यू फंड दिला देता है, और अगर वो रिडेम्पशन फॉर्म लाते हैं, अगर वो उस फंड से निकलना चाहते हैं तो वो उन्हें फंड से निकलने में हेल्प करता है। तो ये हमारा आरडीए का परफॉर्मेंस है। तो अब अगर हम आगे देखें क्या दिया है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन एनएफओ, यानी कि जो एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर, है ना, अगर कोई इसमें क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बोला क्या प्रोसीजर होगा इन्वेस्ट करने का। सो बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और एनएफओ, द इन्वेस्टर मस्ट हैव द केवाईसी इन प्लेस. The mutual fund or the KYC registration agencies KRAS must be approached to complete the KYC formalities. KYC or Know Your Customer is a form that must be filed giving all details of investors like name, age, address along with supporting documents like PAN card or address proof. Once this is done, the investor is to have a bank account and a demat account for transaction in mutual fund unit for incoming and outgoing money and units. अच्छा, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे मैं पहले बताया है कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, केवाईसी फॉर्म होता है जो उसे फिल करना पड़ता है। अब केवाईसी को हम नो योर कस्टमर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये केवाईसी फॉर्म उसे क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, जो कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज होती हैं, KRAS, जो हमें अप्रोच करती हैं कि आप जो है ये वाला हमारा फॉर्म भर दो। और उसमें क्या होता है, उसमें करना क्या होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो इन्वेस्टर है उसे अपना नाम और उम्र, एज और एड्रेस अपना बताना होता है, और जो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, आधार प्रूफ हो गए, एड्रेस प्रूफ हो गए, ये सारी जो चीज़ें ये सब हमें अपनी देनी पड़ती है केवाईसी कराने वक्त। आपको तो पता ही होगा ना केवाईसी कैसे होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें हमें अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वंस दिस इज डन, द इन्वेस्टर इज टू हैव अ बैंक अकाउंट। अब जैसे ही हमने अपनी केवाईसी फॉर्म जो है वो फिल कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये डन हो जाएगा तो इन्वेस्टर का बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट क्या हो जाएगा, बना दिया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, उसकी ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी म्यूचुअल फंड यूनिट की, कि कितना पैसा उसने दिया और कितनी यूनिट्स उसे मिली। तो ये हमारा केवाईसी सबसे पहले हम ये करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर एनएफओ में इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले हमें केवाईसी फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद once these formalities are complete, ये फॉर्मेलिटी हमारी केवाईसी वाली कंप्लीट हो गई, so the investor has to fill a form which is available with the distributor or online. The investor must read the offer document before investing in mutual fund scheme. In case the investor do not read the OD, he must read the key information memorandum KIM, which is available with the application form. Investors have the right to ask for the KIM OD फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी कि अब देखो, आपने केवाईसी वाला अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास बेसिक डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, कि जो आपकी स्कीम है उससे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्कीम में क्या है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना चाहिए,
ऑफर डॉक्यूमेंट में ऑफर डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए कि ये हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं और क्या रिस्क है, क्या स्कीम है, क्यों स्कीम है, किस लिए स्कीम है, और स्कीम में जो पैसा है वो कहाँ लगाना जाने वाला है, क्या सही जगह लगाया जाएगा, स्कीम सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको पढ़नी है। और अगर इन केस अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ो तो आप क्या कर सकते हो, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम किम को भी मांग सकते हो, जिसमें बहुत ही बेसिक जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है ना वो दे रखी होती है। की इन्फॉर्मेशन का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो किम में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म दो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो इन्वेस्टर्स को मांग लेना चाहिए, या तो किम मांग लो या फिर ओडी, किसी भी चीज़ को आप मांग सकते हो कि आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आप रीड करने का आप टाइम रखते हो अपने पास, तो वो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। आपका राइट है इन्वेस्टर्स का कि अगर आप चाहो तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा। आगे देखो, वंस द फॉर्म इज फिल्ड एंड द चेक इज गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ही फॉरवर्ड बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स टू आरटीए। अब जैसे कि पता है आपको, जैसे अभी मैंने बताया था कि आरटीए क्या करता है, अगर आपको एक नया फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में इन्वेस्ट करना है तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आरटीए के पास जाएगी। अगर आपको एक फंड से बाहर आना है तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आरटीए के पास जाएगी। तो जैसे ही आप क्या करोगे, अपना फॉर्म फिल कर दोगे और चेक जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दे दोगे, तो क्या होगा, ये आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, दोनों डिटेल्स आपकी कहाँ जाएंगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरटीए को डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। और the RTA, after capturing all the information from the application form into the system, send the form to a location where all the forms are stored and checks is sent to the bank where the mutual fund has an account। अच्छा देखो कि जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स आरटीए के पास डिलीवर हो जाएंगी, तो आरटीए क्या करेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को जो एप्लीकेशन फॉर्म में है उन्हें क्या करेगा, वहाँ से निकाल के सिस्टम में अपने जो है ऑनलाइन सिस्टम में फीड कर देगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है जो वहाँ सेंड कर देगा, उस लोकेशन पे सेंड कर देगा जहाँ पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती हैं आरटीए की। बस आपकी थोड़ी ना, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सारे लोगों की जो जहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर देगा। और जो चेक है जो आपने दिया है, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड कैश एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो चेक आपने दिया है वो क्या करेगा, वो बैंक को दे देगा, बैंक को भेज देगा, और जहाँ पे भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट होगा वो पैसा उस अकाउंट में चला जाएगा। आफ्टर द चेक इज क्लियर द आरटीए देन, अब जो है अपना नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। creates unit for the investors. The same process is followed in case an investor intends to invest in a scheme whose unit are available for subscription on an ongoing basis even after the NFO period is over. In an online system, this entire process is carried out electronically, from filling of forms to online payment to allotment of units in the demat account of the investors। यानी कि अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ हो गई है, आरटीए ने सेंड कर दी है। अब आरटीए ने सेंड कर दी है तो उसके बाद जो आपका चेक है वो कहाँ चला गया है, वो आपका बैंक के पास चला गया है, और आपका जो पैसा है जो जहाँ पे भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट होगा वो पैसा उसमें दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर इस तरह से ही जो है प्रोसेस ये फॉलो होता रहता है कि जो भी इन्वेस्टर्स जिसका भी मन है इन्वेस्ट करने का किसी भी एक नई स्कीम में, वो क्या कर सकता है, सब्सक्रिप्शन के ऑन एंड ऑन गोइंग बेसिस पे वो क्या कर सकता है, किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकता है। और भले ही हमारा एनएफओ का जो पीरियड है वो ओवर हो गया, क्योंकि एनएफओ भी जो होता है ना वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो अगर उसका टाइम भी ओवर हो गया है उसके बाद भी क्या कर सकता है, आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिकली फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपने डीमैट अकाउंट से जो आपका इन्वेस्टर्स है वो सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम आगे बात करें, यहाँ कह दिया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक मिनट मैं आपको शो कर देती हूँ। अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, व्हाट आर द इन्वेस्टर्स राइट एंड ऑब्लिगेशंस। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं और क्या उनकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला राइट हमें दे रखा है, इन्वेस्टर्स आर म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड प्रोपोर्शनल ओनर ऑफ द स्कीम असेट्स। The investment are held by the trust in fiduciary capacity. The fiduciary duty is a legal relationship of confidence or trust बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। यानी कि यहाँ क्या दिया है कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो क्या करता है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक प्रपोर्शन में ही क्या कर रहा है, कुछ नेव उसके पास कुछ ही यूनिट्स होती हैं। ऐसा तो नहीं ना कि सारे पूरे म्यूचुअल फंड का ओनर वही एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके पास उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होती हैं। तो वो उसका क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके म्यूचुअल
और बेनिफिशियल और प्रोपोर्शनल ओनर हैं, यानी कि वो ओनर तो हैं ही, म्यूचुअल ओनर हैं, उन्हें बेनिफिट भी होगा तो इसलिए बेनिफिशियल ओनर भी हैं, और वो एक प्रोपोर्शनल ओनर है क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोपोर्शन ही हमारे म्यूचुअल फंड का ले रखा है। तो ये जो स्कीम जो होती है हमारी, उसके ये हमारे म्यूचुअल बेनिफिशियल और प्रोपोर्शनल ओनर्स होते हैं। और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है जो ट्रस्ट के बेसिस पे की जाती है, तो ये हमें अब देखो, अब जो इन्वेस्टर है और जो म्यूचुअल फंड है उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट ही तो है ना जो ये सारा काम कराता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, एक कॉन्फिडेंस पे एक अब देखो ये जो सारा तामझाम चल रहा है ना, ये क्या है, फिड्यूशियरी ड्यूटी पे चल रहा है, जो कि एक लीगल रिलेशनशिप है ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है और जो इन्वेस्टर्स हैं इन दोनों के बीच में जो ये यहाँ पे काम चल रहा है कि आप पैसा दोगे फिर हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न देंगे। तो क्या है, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, एक रिलेशनशिप है जो कि क्या है, लीगल है, इलीगल नहीं है। तो इसी तरह से सारा काम चलता है। सेकंड पॉइंट दिया है, इन केस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन इन्वेस्टर्स हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन, यानी कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो जो इन्वेस्टर्स है उनका ये राइट है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना डिविडेंड की डिमांड कर सकता है, और उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर ही डिविडेंड जो है वो उन्हें पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आप साल साल भर खींच रहे नहीं दे रहे, नहीं, उन्हें अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को आप 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर करोगे, उनका राइट है कि उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना डिविडेंड मांग सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, देखो सभी पढ़ लेते हैं। On redemption request by investor, the AMC must dispatch the redemption proceeds within 10 working day of the request. In case the AMC fail to do so, it has to pay an interest of 15%. This rate may change from time to time subject to regulations. यानी कि अब अगर एक इंसान ने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, अब उसे उस स्कीम से बाहर आना है, उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो पक गया है उस स्कीम से, तो अगर वो एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट अपनी फाइल करवाता है, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फाइल करवाता है कि अब वो उस स्कीम से बाहर आना चाहता है, तो उसने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाली, लेकिन अगर एएमसी उस रिडेम्पशन रिकॉर्ड को 10 दिन के अंदर अंदर उस पर काम नहीं कर पाई, एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर वो उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट पे 10 दिन के अंदर अंदर काम नहीं कर पाई और फेल हो गई उसका काम परफॉर्म करने में, उसने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट मांगी थी और एएमसी उसे बाहर नहीं निकाल पाई उस स्कीम से, तो एएमसी को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने काम में पीछे रह गई, फेल हो गई, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 15% का इंटरेस्ट, 15% का ब्याज उस इंसान को देना पड़ेगा जिसने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट अपनी फाइल करवाई थी। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जैसा जैसा रेगुलेशंस जो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज करता है, वेरी करता है। फोर्थ पॉइंट दिया है, in case the investors fails to claim the redemption proceeds immediately, then the applicable NAV depend upon the investors claim the redemption proceeds। यानी कि अगर इन केस क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है अगर वो रिडेम्पशन प्रोसीड्स में फेल हो जाता है, अगर वो रिडेम्पशन जो प्रोसेस है उसमें अगर वो फेल हो जाता है, तो जो हमारा नेव है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो नेव डिपेंड द इन्वेस्टर क्लेम रिडेम्पशन प्रोसीड्स। तो जो हमारा जो नेव है ना, नेट एसेट वैल्यू, वो हमारे इन्वेस्टर के रिडेम्पशन प्रोसीड्स पर क्लेम की जाती है। अब अगर हम आगे बात करें हमारा फिफ्थ पॉइंट की, तो यहाँ क्या दिया है, फिफ्थ पॉइंट में दिया है, इन्वेस्टर कैन ऑब्टेन relevant information from the trustees and inspect documents like trust deed, investment management agreement, annual report, offer document, etc. They must receive audited annual report within 6 months from the financial year end। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टर है ना, अगर वो चाहे तो वो अपने उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो क्या कर सकता है, जो ट्रस्ट है उससे क्या मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, जैसे ट्रस्ट डीड, यानी कि ट्रस्ट हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसकी ट्रस्ट डीड मांग सकता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट के बारे में मांग सकता है, उसे रीड आउट कर सकता है, एनुअल रिपोर्ट मांग सकता है ट्रस्ट से, ऑफर डॉक्यूमेंट मांग सकता है। यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है और जब चाहे पढ़ भी सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो उसके, है ना। और वो एनुअल रिपोर्ट हर 6 मतलब जो 6 महीने होता है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने बाद भी वो क्या कर सकता है, एनुअल रिपोर्ट मांग सकता है कि मुझे भैया एनुअल रिपोर्ट चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ें परफॉर्म करी जा रही हैं। आगे हमें 6th पॉइंट दिया है, इन्वेस्टर कैन वाइंड अप अ स्कीम और इवन टर्मिनेट द AMC if units holder representing 75% of the scheme asset passed a resolution to that respect। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर उन्हें कोई स्कीम अच्छी नहीं लगी, सोचो कि फॉर एग्जांपल कि हम जो म्यूचुअल फंड है वो कोई स्कीम लाया लेकिन इन्वेस्टर्स को वो पसंद ही नहीं आई, और अगर 75%
क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स मिलकर क्या करें, एक रेजोल्यूशन को पास करें। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हमारी क्लास में क्लास टेस्ट होने वाला है और अगर जैसे टोटल बच्चे हैं 100 और 100 में से अगर 75 बच्चे मना कर दे कि टेस्ट नहीं होगा तो हम टेस्ट नहीं लेंगे। तो वही बात यहाँ पे कि अगर इन्वेस्टर्स अगर म्यूचुअल फंड एक स्कीम लाया और अगर इन्वेस्टर्स के 75% इन्वेस्टर मिलके मना कर दें, एक रेजोल्यूशन पास कर दें और अगर उस रेजोल्यूशन में ये बोल दिया गया कि ये स्कीम टर्मिनेट हो जानी चाहिए, यानी कि ये स्कीम जो है ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा, वो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास आउट हो जाएगा और जो स्कीम है वो बंद हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हमें ये समझा रहा था। अब हम अगर अपने लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, लास्ट सेकंड पॉइंट है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे भी हमारा एक पॉइंट है ना। तो देखो, इन्वेस्टर हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्कीम। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज एंड टर्म्स ऑफ इशूज। यानी कि अगर आपने एक स्कीम लाए थे, अब आप उस स्कीम के कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कीम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लाए थे बट आप उसे बदल के अब क्या कह रहे हो कि हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किसी और चीज़ के लिए स्कीम को लाए थे बट अब हमने ये स्कीम अपनी चेंज कर दिया, अब हम किसी और चीज़ के लिए ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्टर जो है उसके पास राइट है कि वो ये जान सके कि अब जो है कहाँ पे हमारा पैसा किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है, जो फंडामेंटल हैं स्कीम के वो क्यों चेंज कर दिए गए हैं। फंडामेंटल्स एट्रीब्यूट में क्या आएगा कि जो हमारी टाइप ऑफ स्कीम है जैसे वो चेंज कर दी गई है, या फिर जैसे पहले इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और था अब कुछ और है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पॉलिसीज एंड टर्म्स ऑफ इश्यूज अगर चेंज कर दिए गए हैं कि कुछ इश्यूज हैं, जो टर्म्स ऑफ इश्यूज हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, अगर वो चेंज कर दी गई हैं तो वो हमें यहाँ पे इसमें ये इन्वेस्टर्स के पास में राइट है कि वो इस चीज़ के बारे में क्या जान सके, ये जान सकते हैं कि ये क्या फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंज लाया गया है। तो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है या फिर जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें हमारा लास्ट पॉइंट दिया है, देखो यहाँ पे, लास्टली इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच द इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इन केस द इन्वेस्टर डू नॉट गेट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ही कैन अप्रोच द इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल ऑफ सेबी। द इन्वेस्टर कैन ऑल्सो स्यू द ट्रस्टीज। यानी कि अगर इन्वेस्टर्स को कोई परेशानी आ गई या फिर उन्हें कोई कंप्लेंट है अपने ब्रोकर से रिलेटेड या फिर उन्हें कोई भी परेशानी है तो वो क्या कर सकते हैं, और ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकते हैं। वहाँ अगर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे सॉल्यूशन का एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला, मेरी प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला, तो वो क्या कर सकते हैं, तो जो सेबी ने प्रोवाइड किया है ना इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल, वो उसमें जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे संग ये परेशानी है, आप मेरी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दो। और इन्वेस्टर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, स्यू, जो ट्रस्टीज हैं उन्हें स्यू भी करा सकते हैं। अब ये स्यू का क्या मतलब होता है, अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होमवर्क दूंगा कि स्यू का क्या मतलब होता है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करोगे अपनी, करनी है, चलो कर लेना। बट अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, चलो ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करती, मैं बताती हूँ कि आप ये कर सकते हो, आप ट्रस्टीज़ को क्या बताऊँ इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या होगा, मतलब मैं कह सकते हो कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप ट्रस्टीज़ पे भी आप मतलब उन्हें बता सकते हो कि ये ट्रस्टीज़ ने गलत किया, तो आप ट्रस्टीज़ के खिलाफ में भी अपने ये जो परेशानीज़ है उन्हें सॉल्व करवा सकते हो। आगे दिया है, द ऑफर डॉक्यूमेंट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ द इन्वेस्टर ऑब्लिगेशन टू रीड द ओडी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब क्या दिया है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये हमें पता है, और ये इन्वेस्टर्स की ऑब्लिगेशन है, इन्वेस्टर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओडी को केयरफुली रीड करें इन्वेस्ट करने से पहले। द ओडी कंटेन ऑल मटीरियल इन्फॉर्मेशन दैट इन्वेस्टर वुड रिक्वायर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी कि ओडी में वो सारी मटीरियल इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एक इन्वेस्टर्स को रिक्वायर है कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले। तो वो जो भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें मेंशन की जाती हैं। जो ओडी है उसमें क्या क्या होता है, उसमें हमारा रिस्क फैक्टर, डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इंक्लूड करी जाती हैं। और क्या जाता है, टू बी इंक्लूड बाय द proposed scheme, fund manager experience, historical performance of other schemes of the fund and a lot of other vital information। यानी कि जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, रिस्क फैक्टर, डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंसेस, प्रपोज स्कीम, मैनेजर का एक्सपीरियंस, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस, और जो भी हमारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है उस स्कीम की, है ना, उस म्यूचुअल फंड की, तो वो सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन किस में होती है, ओडी में होती है। तो हमें एक ओडी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द फंड हाउस टू डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा देखो क्या दिया है कि जो फंड हाउस है वो
उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो हर किसी को ओडी बांटता फिरेगा। ये किसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टर्स की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो चाहें तो वो जो फंड हाउस है उसे बोल सकता है, उसे आस्क कर सकते हैं उससे कि आप मेरे को क्या दे दो, एक एवरेज वर्जन ऑफ ओडी या फिर की इन्फॉर्मेशन मोमेरेंडम, या फिर आप पूरा का पूरा एक प्रॉपर ओडी आप मेरे को प्रोवाइड कर दो, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप एवरेज वर्जन ऑफ ओडी भी ले सकते हो, किम भी ले सकते हो, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी ले सकते हो और ओडी भी ले सकते हो। तो ये फंड हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक को ओडी प्रोवाइड करेंगे, ये इन्वेस्टर्स का ऊपर है कि अगर वो ओडी मांगना चाहे तो वो मांग सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अगर हम देखें, यहाँ दिया है व्हाट आर डिफरेंट स्कीम्स व्हाट आर डिफरेंट स्कीम ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो यहाँ देखो म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पे 5 स्कीम्स ऑफर करता है, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, गोल्ड फंड, रियल इस्टेट फंड। नाम इतने आसान है कि ऐसे ही समझ में आ गया होगा। देखो इक्विटी फंड क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, फंड दैट प्राइमरली इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर्स में जो फंड हमारा पैसा इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो इक्विटी फंड। दूसरा डेप्ट फंड, यानी कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कॉर्पोरेट पेपर हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, कॉल मनी हो गया, ये सारी क्या है हमारी डेप्ट फंड है। तो इन सब में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड, डिवेंचर, इन सब में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो हमारा डेप्ट फंड में आता है। हाइब्रिड फंड में क्या आता है, जब हम क्या करते हैं अपना आधा पैसा डेप्ट में लगाएं, आधा पैसा इक्विटी में लगाएं, तो वो हमारा हाइब्रिड फंड हो गया। गोल्ड फंड जब हम क्या करते हैं, जब हम अपना एक्सचेंज ट्रेड फंड दैट बाय गोल्ड एंड सेल गोल्ड, यानी कि जब हम गोल्ड को ही खरीदें, सोना खरीदें और सोने को बेचें, तो वो हमारा गोल्ड ETF हो जाता है। रियल इस्टेट फंड जब हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जैसे हमने कोई प्लॉट खरीदा, कोई मकान खरीदा, कोई घर खरीदा, तो ये सब क्या आता है हमारे रियल इस्टेट फंड होते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक पढ़ाने वाली थी। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।